नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर रिंच रोड स्थित आर्मी अफसर के मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी करने वाले आरोपियों को गोरा बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण मलिक के मकान की रेकी करने के बाद चोर उनके घर से नकदी, सोने के जेवर, 9 mm की पिस्टल व जिंदा कारतूस चोरी कर ले गया था। करीब एक सप्ताह पहले हुई वारदात के बाद से ही गोरा बाजार पुलिस और आर्मी पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस रांझी क्षेत्र के रहने वाले चोर तक पहुंची। पुलिस ने चोर को हिरासत में लेते हुए उसकी निशानदेही पर चोरी गया माल जब्त किया है। जैसा सभी को विदित है कि जबलपुर में आर्मी एरिया रिज रोड पर विनय राव चौहान कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक सनसनीखेज वारदात हुई थी। इस तरह से एक आर्मी के ही अधिकारी के घर में रात में 18 तारीख और 19 तारीख के दरमियान एक नगबजनी की वारदात हुई और इतने संरक्षित क्षेत्र में ये वारदात हुई और साथ में एक पिस्टल और राउंड्स भी उस आर्मी ऑफिसर के चले गए। इस घटना को चैलेंज के बतौर सभी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा लिया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार निर्देशन में ये जो आप टीम देख रहे हैं, सीएसपी है और टीआई साहब हैं और हमारी क्राइम की टीम है, इन सब के तौर पे सम्मिलित तौर पे प्रयास किया गया। कम से कम 200 से 300 संदिग्ध लोगों से व्यक्तिगत पूछताछ की गई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन ये चोर इतना शातिर था कि ये मोबाइल भी नहीं रखता था। आजकल आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मोबाइल से पतासाजी कर लो, बड़ा आसान है, लेकिन ये ऐसा था नहीं। और पुलिस के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का विषय था कि आर्मी एरिया में आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसी घटना हुई है, तो एक बड़ा चैलेंजिंग ये घटनाक्रम था। तो ये पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और 3 दिन में इसको ना केवल पकड़ा बल्कि आप देख रहे हैं पूरी मशरूका जो है 100% बरामद कर ली गई। थैंक यू। इसमें आरोपी का क्या नाम था, क्या करता था? आरोपी राहुल वाल्मीकि है। ये ऐसा कोई काम नहीं करता है, ये घूमता फिरता रहता है। यहाँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ, एक बड़े अधिकारी के यहाँ रह रहा था, जहाँ उसके मामा मामी पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं और रात में ये स्टेशन में सोता था, एक झाड़ू लेके वारदात करता था। ये भी एक अनोखी बात है। आपने अच्छा हुआ आपने पूछा। एक झाड़ू लेके चलता था, तो जो भी इससे पूछताछ करता था पुलिस के या आर्मी के अधिकारी कर्मचारी, तो कहता था मैं तो स्वीपर हूँ, झाड़ू लगाने जा रहा हूँ, रात में हम लोग सफाई करते हैं। तो ये एक बड़ा इसने मोडस ऑपरेंडी नए तरीके का निकाला और उसके कारण जो है इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये राहुल वाल्मीकि नाम है इसका। ये कोई विशेष काम नहीं करता है। अभी पता चला है कि 25 दिन पहले इसके पहले दिल्ली था कई महीने और वहाँ से लौट के आया है। तो ऐसा लगता है कि इस तरह की वारदातें ही करना इसका पेशा है। देखिए, वो नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो वहीं उसी एरिया में पास में सिविल अधिकारी हैं, उनके सर्वेंट क्वार्टर में जो उनके नौकर हैं उनका ये भांजा है सगा। तो निश्चित तौर पे अभी हम कहना जरूर चाहेंगे, पहले भी कहते रहे हैं कि जो लोग भी सर्वेंट्स और इस तरह के लोग रखते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी इससे पूछताछ करी जा रही है। उसी टीटीसी एरिया में ही काफ़ी चोरी की वारदातें लगातार हुई हैं, तो ये अभी प्रक्रिया आप लोग की टीम जो है वो कर रही है। किसका, किस चीज़ का होगा? नहीं, वो वही चिंता का विषय था कि इसका कोई जो है मिसयूज़ ना हो जाए शहर में, और इसीलिए हमारे करीब क्राइम ब्रांच के और पुलिस जवान जो है थाने के और सीएसपी मैडम करीब 3 दिन तक लगातार 25-30 आदमी इसमें लगे रहे, तो इसका उपयोग वो कर नहीं पाया। नहीं, अकेला ही है। ये फुटेज में भी अकेला ही दिखा है और पूछताछ में भी अकेला ही पाया गया। पुराना इसका रिकॉर्ड हम चेक करवा रहे हैं जी। आपके सुझाव और भागीदारी से मध्य प्रदेश की नई युवा नीति तैयार की जाएगी। उसकी टाइमलाइन भी तय कर रहा हूं। 12 जनवरी को युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। हम प्रदेश का युवा पुरस्कार भी अलग अलग क्षेत्रों के, खेल के क्षेत्र में तो कई पुरस्कार हैं, लेकिन विशिष्ट उपलब्धि के प्रदेश में युवा पुरस्कार की स्थापना करेंगे, जो क्रिएटिव युवाओं को या संस्था को दिया जाएगा। उसका भी प्रारूप हम लोग तैयार करेंगे। आपके सुझाव और भागीदारी से नई युवा नीति तैयार की जाएगी मध्य प्रदेश की, और उसकी टाइमलाइन भी मैं तय कर रहा हूं।
12 जनवरी युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है? अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। हम एक प्रदेश का युवा पुरस्कार भी हम अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में तो कई पुरस्कार है ही ऑलरेडी, लेकिन विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदेश में युवा पुरस्कार की स्थापना करेंगे, जो क्रिएटिव युवाओं को या संस्था को दिया जाएगा। तो उसका भी प्रारूप हम लोग तैयार करेंगे। तो ये युवा पंचायत अब प्रति वर्ष की जाएगी, 2 दिन की, 3 दिन की ये पंचायत हमारी की जाएगी। तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आप मिलकर अपन सोचते हैं एक प्लेटफॉर्म ऐसा कि जिसमें युवाओं के सुझाव आते रहें। और इसलिए मध्य प्रदेश में एक राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अब इसमें हम NSS हो, NCC हो, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट गाइड हो, जन अभियान परिषद हो, अलग अलग हमारे छात्र संघ हो, उनमें से युवाओं का चयन करके, क्योंकि सब बार बार तो नहीं बैठ सकते, तो उसको हम बनाने का काम करेंगे। हमने ये तय किया है मध्य प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वो तीर्थ करने जाएं, लेकिन जो नौजवान हैं उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए हमने तय किया वो सीमा पे जाएंगे कि किन परिस्थितियों में रह के हमारे जवान किन परिस्थितियों में रह के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेह लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कैसे हमारे जवान खड़े रह के भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और इसलिए मां तुझे प्रणाम योजना हमने प्रारंभ की है। तो यूथ पंचायत के माध्यम से जिला स्तर पर जो सभी विजेता हैं, विजेता प्रतिभागियों को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री तरुण भानोत और पूर्व मंत्री PC शर्मा, नवनिर्वाचित जबलपुर के महापौर सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक के बारे में और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों की चर्चा की। कार्यक्रम के उपरांत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने चंद्रशेखर आजाद के और बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व के बारे में बताया। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर पूछे सवाल में सुरेश पचौरी बचते नजर आए और उनका कहना है, आज पूरा देश हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर जी आज़ाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती मना रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का योगदान हमारे देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में रहा। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ देश में माहौल बनाया, आंदोलन छेड़ा और अंग्रेज़ों की समय समय पर यातनाएं सही, लेकिन वो साहस बनाए रखे। ठीक इसी प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी बहुत कम उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ वातावरण बनाया। जो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल बने, गरम दल जो कांग्रेस में 1907 में बना, उसका नेतृत्व किया लाल बाल और पाल ने, और उन्होंने अपने धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे गणेश जी के आयोजन हो, चाहे शिव जी के आयोजन हो, चाहे शिवाजी के आयोजन हो, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के दिन हम उन दोनों महान विभूतियों को विनम्रतापूर्वक याद करते हुए नमन करते हैं और उनकी जयंती से हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हमारे देश की तरुणाई देश में एक अच्छा वातावरण बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। यूथ को साधने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कितनी पंचायतें कर लें, लेकिन आज का युवा बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 48 लाख युवा बेरोजगार हैं।
और जो गरीब आदमी है जो पीएम के पोर्टल पे है वो करीब 90 लाख बेरोजगार हैं। रोज बेरोजगारी और भूखमरी की वजह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। पहले लोगों को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार कैसे सृजन हो इसकी बात करो। आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन लाखों में भी रोजगार नहीं मिल पाए। महंगाई 7वें आसमान पे है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, अब तो आटे दाल पे भी जीएसटी लग गया। खाने का तेल महंगा है। केवल सोना चांदी जो अमीरों का आइटम है वो सस्ता हुआ है, बाकी हर चीज़ महंगी हुई है। इस महंगाई को दूर करें, रोजगारी को दूर करें, फिर पंचायत की बात करें। 20 जून 1958 को ओडिशा के गांव के मुखिया के घर जन्मी द्रौपदी मुर्मू कब देश की नई राष्ट्रपति होंगी। एनडीए समर्थित द्रौपदी मुर्मू देश की महिला राष्ट्रपति बनी हैं। जबलपुर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मिठाई बांटी और जमकर डांस किया। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर लोकसभा सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए एनडीए के ऐतिहासिक फैसला बताया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर लोकसभा के मुख्य सचेतक ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर अपना प्रत्याशी बनाकर एनडीए ने राष्ट्रपति जिस आदिवासी महिला को बनाया है वह हम सब के लिए गर्व की बात है। आज पूरे देश के लिए गर्व और खुशी की बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश की आधी आबादी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर अपना प्रत्याशी बनाकर राष्ट्रपति पद के लिए जिन्हें निर्वाचित कराया है, ऐसी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति वर्ग से आती हैं। बहुत ही सहज सरल सादगी से जीवन जीने वाली, लेकिन ज़मीन की सच्चाइयों को समझने, आत्मसात करने और संदेश के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाली एक विलक्षण महिला को देश के राष्ट्रपति के पद पर आज विराजमान होते हुए देखकर पूरा देश गौरवान्वित है। हर्ष की लहर चारों तरफ है। आज आपने देखा कि हमारी बहनें खुशी से स्वयं अपनी खुशी का इजहार नृत्य के माध्यम से कर रही थी। हम सभी जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लोग माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और पूरे एनडीए के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि ये ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने किया जिसका ये सुखद परिणाम सामने आया है। जबलपुर में जिला न्यायालय की अव्यवस्थाओं को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला न्यायालय का नया परिसर 1.5 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, तभी तक जिला न्यायालय की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके चलते अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार मामले को लेकर शिकायत की गई, इस पर जिला न्यायालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। लिफ्ट भी कई महीनों से बंद पड़ी हुई है, जिससे अधिवक्ताओं को 3 मंजिला बिल्डिंग में आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जिला परिसर में स्वास्थ्य डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम आदि जैसी सुविधा भी नहीं है, जिससे अधिवक्ताओं को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं पिछले दिनों एक अधिवक्ता का स्वास्थ्य जिला न्यायालय से खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में देरी हुई थी। देखिए, लगातार जिला अधिवक्ता संघ द्वारा अधिवक्ताओं के हित में बहुत सारी स्थितियों को देखते हुए न्यायालय द्वारा लगातार ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जा रही थी। हमारे द्वारा लगातार मांग की जाती रही, मगर इसके बावजूद भी जिला एवं महोदय द्वारा हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे लगभग 2.5 महीने से लिफ्ट बंद है। लिफ्ट एक ऐसी ज़रूरतमंद की चीज़ आज हो गई है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत है। यहाँ लगातार
तीनों मंजिलों में कोर्ट लगती है, मतलब 62-63 कम में नंबर जिसमें बोले तीसरी सेकंड थर्ड मंजिल में वहाँ पर फैमिली कोर्ट है, उसके बाद वहीं पे लेबर कोर्ट है, वहीं पे JMFC बैठते हैं। और हमारे सीनियर और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वहाँ ऊपर जाने में अत्यंत दुख हो रहा था, अत्यंत कष्ट हो रहा था, और शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति जो पक्षकार आते हैं वो उसमें चढ़ नहीं पा रहे थे। हमारे द्वारा लगातार 2-2.5 महीने से जिला सत्य न्यायाधीश महोदय से मांग की जा रही थी कि सर को जल्दी बनवा दें, मगर इसके बावजूद भी उनके द्वारा लगातार हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता। इसके अलावा बाजू में बैंक, पोस्ट ऑफिस और डिस्पेंसरी लगभग 2 साल से स्वीकृत हो चुके हैं, जिसका भवन बन चुका है, मगर इसके बावजूद भी आज तक न बैंक आया, न पोस्ट ऑफिस आई, न डिस्पेंसरी आई। अभी बीच में हमारे अधिवक्ता साथी माननीय प्रमोद समैया जी का देहावसान हुआ इसी न्यायालय परिसर में। जब तक हम उनको लेके हॉस्पिटल जा पाते तब तक रास्ते में उनका देहावसान है, और इसकी दुखद परिणति इसलिए हुई हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं है। आखिर हम अधिवक्ताओं को भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं के लिए हम किसके पास जाएं, किसको जाके आवाज़ लगाएं? क्योंकि जिला सत्य न्यायाधीश हमारे मुखिया होते हैं, हम उन्हीं को अपनी बातें बता सकते हैं। उनको हमने लगातार बहुत सारी बातें बताई, मगर इसके बावजूद भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आज मजबूर होकर जिला अधिवक्ता संघ जो है 1 दिवसीय न्यायालयीन कार्य से विरत है। अगर इसके पश्चात भी माननीय न्यायालय द्वारा ये सब कार्रवाई नहीं की गई, सारी मांगों को हमारे मानी नहीं गई, तो हम आने वाले समय में हो सकता है अपनी मांगों को लेकर और अन्य आंदोलन अन्य कदम उठाने में बाध्य हों। जहां एक तरफ कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से पुलिस के बड़े बड़े दावे अपराधियों को लेकर किए जा रहे हैं, वहीं राजधानी के शाहजहानाबाद थाने से चोरी का आरोपी हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके चलते 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं सूत्रों की माने तो एक टीम इंदौर रवाना हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। शाहजहानाबाद पुलिस की अभिरक्षा से 3 आरोपियों में से एक आरोपी दीपक रावत पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। इसमें भी निर्देशित किया है संबंधित DCP को कि क्या कारण रहा जो हथकड़ी में से हाथ निकालकर जो आरोपी फरार हुआ है, उसकी एक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात उसमें अगर कोई आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है उसके नाप में, साइज़ में, तो वो सजेशन लिया जाएगा और ये उसमें विचार किया जाएगा कि किस प्रकार उसका जो निर्माण है वो हो कि अगर बंद हथकड़ी है तो उसमें से जो भी मुलजिम है वो हाथ ना निकाल पाए, और जो है उसका लॉक किस प्रकार संशोधन करें कि पूर्णतः सुरक्षित रहे। क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो हथकड़ी है मैन्युफैक्चरिंग उसकी सही ढंग से नहीं हुई, लिहाजा उसके चलते ये फरार हुए? ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि बंद हथकड़ी किस प्रकार बंद की गई। उसके बाद उसमें अगर बंद थी तो जो हाथ निकाल के आरोपी भागा है उसका जो साइज़ है हथकड़ी का, क्या वो आवश्यकता से अधिक बड़ा है, तो वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि एक्चुअल कारण रहा क्या है, और उसके पश्चात उस प्रकार उसमें से संशोधन करने के लिए विचार किया जा सकता है। इसमें रिमांड लेने के पश्चात जब आरोपी को वाहन में ले जाया जा रहा था तो आरोपी द्वारा हथकड़ी में से हाथ निकालकर जो है वाहन से कूदकर वो भाग गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में जो है मामला दर्ज कर लिया गया है फरार होने का, और जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके निलंबित किया गया। तो कितने गाड़ी में कितने पुलिस वाले थे और उनके ऊपर क्या कार्रवाई? 2 पुलिसकर्मी थे जो सुरक्षा गार्ड के रूप में भेजे गए थे, साथ ही एक वाहन चालक वाहन में था। जो इसमें दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध जो है प्राथमिक जांच करने के पश्चात जो स्थिति पाई जाएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे अनुशासनात्मक, और वर्तमान में दोनों को निलंबित किया गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है उसी के साथ हर फील्ड में इसका उपयोग कर कार्य को आसान और सुगम बनाया जा रहा है। इसी के चलते आकाश बायजू एकेडमी द्वारा इंदौर सेंटर पर देश के प्रथम ऑडियो बुक लॉन्च की गई है, जो कि 11वीं 12वीं के छात्र को नीट की तैयारी के लिए उपयोग होगी। वहीं आकाश बायजूस एकेडमी के डायरेक्टर अनुराग तिवारी ने बताया कि स्टूडेंट के लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए आकाश बायजूस द्वारा ऑडियो बुक को बनाया गया है, जिससे स्टूडेंट पर मल्टीपल सेल्स डेवलपमेंट होंगे और लर्निंग लेवल बढ़ेगा। ये इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑडियो बुक है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि मल्टी सेंसरी लर्निंग से बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलती है। पढ़ाई में मदद कैसे मिलती है? उनकी लर्निंग एनहांस होती है,
कॉन्सेप्ट का रिटेंशन बढ़ता है लंबे टाइम तक और टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो इन साइंटिफिक रिसर्च को बैकड्रॉप में रखते हुए आकाश बाइजूस ने इंडिया का पहला साइंस ऑडियो बुक लॉन्च किया है, जो कि क्लास 11th और 12th के बच्चे जो साइंस स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और स्पेसिफिकली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत मदद करेगा। सर, ज़रूरत इराद की माँ कही जाती है, कहाँ से इसकी ज़रूरत महसूस हुई और कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? देखिए, जो मल्टी सेंसरी लर्निंग है ये कोई नया एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत पुराना एस्पेक्ट है, जिसमें ये बताया जाता है कि ऑडियो वीडियो के साथ में अगर पढ़ाई की जाए तो लर्निंग बेहतर होगी। लेकिन ऑडियो का इतना इम्पैक्ट होगा ये अब समझ में आया है। पहले मैनेजमेंट की किताबों में, नॉवेल्स में, इन चीज़ों में अक्सर करके या मोटिवेशनल किताबों में अक्सर करके ऑडियो कंटेंट आता था, जिससे कि लोग अपनी जो रिटेंशन कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाते थे। लेकिन उसका फीडबैक जब हमें मिला और ये समझ में आया कि ये साइंस में भी यूटिलाइज हो सकता है बच्चों को लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए, तब हमें लगा कि साइंस ऑडियो बुक लाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म रिटेंशन की ज़रूरत क्यों है? एक छोटी सी बात समझते हैं कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो 96 चैप्टर पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी मिला करके। अब इन 96 चैप्टर को एक दिन में बच्चे को टेस्ट में परफॉर्म करके दिखाना होता है, और वो 96 चैप्टर बच्चा 1 साल या 2 साल में जितने दिन में भी पढ़ता है वो कम से कम 365 दिन में वो तैयारी करता है। अब वो जो चीज़ उसने पहले पढ़ी थी वो कितने दिन तक उसको रिटेन करके रख पाएगा? क्या एग्जाम के 4 दिन पहले, 10 दिन पहले वो सभी 96 चैप्टर्स की चीज़ों को दिमाग में रख पाएगा? तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं, उसमें थोड़ा संभव कम होता है। लेकिन ऐसे में अगर डिफरेंट टाइप के टूल्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाएं, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके अगर टूल्स दिए जाते हैं और उससे अगर रिटेंशन कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स की बढ़ती है, तो श्योर है कि ज़्यादातर बच्चे अब 96 चैप्टर्स के कंटेंट को अपने दिमाग में रख पाएंगे और फिर एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाएंगे। उसी में एक आविष्कार ये जो है वो ऑडी प्रेप का है, जो स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प करेगा। लगभग 40% तक अपनी रिटेंशन कैपेबिलिटी को स्टूडेंट इसमें बढ़ा पाएगा। देखा कि जब कोरोना काल में ऑनलाइन तो ऑनलाइन कई बच्चों की ये शिकायत रही कि हम समझ नहीं पाए, ऑडियो में भी उसी तरह की कुछ रहेगी। देखिए, एक बात मैं इसमें बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोविड टाइम में जो ऑनलाइन लर्निंग थी वो क्लासरूम का एक तरीके से रिप्लेसमेंट था। ये जो ऑडी प्रेप है ये क्लासरूम का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ये बच्चे जो क्लासरूम में पढ़ते हैं टीचर से, इनको ये पढ़ाई तो करनी है, उसमें एडेड एडवांटेज दे रहा है ऑडी प्रेप कि घर जाकर के किसी भी वक्त में अगर आप टीचर की बात को सुनना चाहते हैं कि टीचर ने कैसे एक्सप्लेन किया, क्या चीजें बताई, उनको वो रिवाइज करना चाहता है, उनको वो उसी सेंस में फील करना चाहता है जिस सेंस में क्लासरूम में पढ़ाई कराया गया था, तो वो सेंस वो पूरी तरीके से बच्चों को ऑडी प्रेप प्रोवाइड करेगा। ऑडी प्रेप क्लासरूम टीचिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एडिशन है, ये कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें कि वो बच्चे को हेल्प करेगा अपनी लर्निंग को और बेहतर करने के लिए। जी, मैं अनुराग तिवारी, आकाश बाइजूस का नेशनल एकेडमी डायरेक्टर। ग्लोबल पीस एक्टिविस्ट और अखंड भारत मिशन के संरक्षक डॉक्टर महेश यादव अमन गांधी देश की एकता अखंडता के लिए 23 जुलाई 2022 न्यू मार्केट भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आज़ादी के जन्मदिवस पर अपने रक्त के क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद की चित्र बनाकर रक्त लिखित जन संदेश सर्वप्रथम भारत देश अभियान प्रारंभ किया। अखंड भारत मिशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार, जिलाध्यक्ष महिला विंग श्रीमती सीमा नाथ, अजय मिश्रा, इब्राहिम खान, यूसुफ खान सहित अनेक लोगों ने उपस्थित रहकर क्रांतिकार नायक को याद कर नमन किया। देश में बढ़ती नफरत, हिंसा, अलगाव और सांप्रदायिक तनाव में गांधीवादी डॉक्टर महेश यादव अमन गांधी अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म दिवस पर उनका स्मरण कर अपने रक्त से चित्र बनाया और देशवासियों से विनम्र प्रार्थना की कि देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ठीक उसी तरह संकल्पित रहें जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के समय देश को आज़ाद करने के लिए हमारे महान नेता और क्रांतिकारी थे। डालिनी सेलर है एंड आई एम मिस एशिया कॉन्टिनेंट 2022 एंड मैं यहाँ पर अमन गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वैसे तो कई तरीके हैं मनाने के, बट यहाँ पर जो उनका संदेश है कि रक्त से लिखेंगे जन संदेश, और हमारे भारत देश के लिए जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसको वो काफ़ी सालों से कंटिन्यू किए हुए हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई इतना टाइम लगाता है ऐसी चीज़ के लिए जो एक अपने
कंट्री के लिए कोई इतना इतना टाइम नहीं देता, बट वो उन्होंने बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से ऐसे कोई ना कोई आंदोलन लेके आते हैं जो बहुत ही एक इम्प्रेसिव छाप छोड़ते हैं जनता के लिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर एक इंसान के करने से जब इतना असर होता है, तो अगर हम सब लोग उसको मिलकर करेंगे तो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा। सो आई थिंक कि हमको सबको उनकी तरह ही सोचना चाहिए। और जनता से अपील करूँगी जो भी चाहे वो समुदाय को लेके हो, चाहे किसी धर्म को लेके हो, किसी भी तरह की वो हिंसा है उसको अपने दिलों से निकालें और एकता में बिलीव करें, क्योंकि जहाँ एकता होती है वहाँ उस देश को कोई नहीं रोक सकता। आज अगर चाहे तो भारत नंबर 1 देश बन सकता है दुनिया में, बस वही एकता की ज़रूरत है और उसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। किस प्रकार समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? जी मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी धर्म को लेके, समुदाय को लेके, अभी अगर हम वोटिंग को ही लेके देख लेते हैं तो कितना आपस में दंगे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा है कि जो देश के लिए कुछ करना चाहता है या अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए सबसे पहले। एक बार नाम बता दीजिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।